हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन क्लासेस बलिया। जैसा कि हमने हिंदी के पार्ट्स ला दिए थे, आज उसी क्रम में हिस्ट्री के पाठ योजना से संबंधित कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सही क्रम क्या होना चाहिए, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे और आपके सामने हिस्ट्री के पाठ योजना लेकर आए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 20 आपको कम से कम बनाने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे पाठ योजना या आदर्श पाठ योजना। ठीक है, उसके बाद जिस विद्यालय में जाएंगे आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक जिस तारीख को आप पढ़ाएंगे उसको वह दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद कक्षा, जिस कक्षा को 6, 7, 8 ठीक है जिसमें पढ़ाएंगे उस कक्षा को नाम लिखा जाता है। उसके बाद कलांश, जिस कलांश में आपको जैसे दूसरी घंटी, तीसरी घंटी जैसे होगी उस कलांश का नाम लिखेंगे। अवधि 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपके स्कूल में जो पढ़ाएंगे वो जैसा लगता होगा वैसा इसमें लिखेंगे। विषय में जो आपको पढ़ाना है, ठीक है, जैसे ये हम आपको इतिहास लेकर आए हैं तो यहाँ पर इतिहास लिखेंगे और प्रकरण में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को लिखा जाता है। ठीक है, और ये प्रकरण बच्चों से आपको खुद निकलवाना होता है। कैसे निकलवाया जाता है हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। आइए नेक्स्ट, उद्देश्य। तो उद्देश्य में जैसे ये हमारा प्रकरण है मुगल शासक बाबर, तो बाबर के बारे में छात्र उद्देश्य में लिखेंगे हम लोग। जो आपको पढ़ाना रहता है उसके संबंध में लिखा जाता है। जैसे इसमें छात्र मुगल शासकों के बारे में जानकारी दे सकेंगे, छात्र बाबर द्वारा दिए गए उद्योग की रणनीति को बता सकेंगे, छात्र मुगल शासकों के क्रम को बता सकेंगे। ठीक है, ये हमारा उस पाठ से संबंधित उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बाद हम लोग प्रस्तावना के प्रश्न पर आएंगे। प्रस्तावना के प्रश्न पर हम लोग को आसान से कठिन जाना रहता है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप किस देश में रहते हैं तो आप बच्चा आसानी से उत्तर दे सकता है कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। तो भारत के कुछ प्रमुख धरोहर स्थल या पर्यटक स्थल पूछ सकते हैं तो बच्चा कुछ बताएगा, ताजमहल, लाल किला, स्वर्ण मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ, ऐसे कई मंदिरों या कई पर्यटक स्थलों के ओर बच्चा नाम ले सकता है। उसमें से जैसे आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ लड़के ने मुगल वंश से संबंधित कुछ उत्तर दिया है तो तुरंत उसको पकड़िए और कहिए कि बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो मुगल शासक अकबर के समय में हुआ था। तो मुगल शासन संस्थापक कौन थे, तो बच्चा वहाँ मौन हो जाएगा। जहाँ से मौन हो रहा है वहीं से आपका अब उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य कथन आप लोग लिख लेंगे कि उद्देश्य कथन आप लोगों का क्या रहेगा। उद्देश्य कथन आपका रहेगा, आज हम सभी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। एक आप जो है मैं पूरा विस्तार से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा पाठ योजना रहेगा उसमें हम जल्दी आपको दिखा देंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि प्रविधि। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण अधिगम व्यवस्था लिख देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको जो पढ़ाना रहेगा मुगल वंश, यहाँ पर आपका मुगल वंश के बारे में जो भी आपका प्रश्न रहेगा, जो भी आपको पढ़ाना रहेगा, यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यह व्याख्या विधि। ठीक है, इसके बाद बाबर का जीवन परिचय। तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के गद्दी पर 8 जून 1494 को ईस्वी में बैठे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में, दिखाई दे रहा है ना, प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का एवं तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, जो राणा संगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर में हुआ, इसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा के युद्ध में 1529 में ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ, इसमें भी बाबर विजयी रहा। ठीक है,
खानवा के युद्ध के विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली। ये हमारा हुआ क्या, पढ़ाया गया स्रोत। ठीक है, अब श्यामपट्ट सारांश में आते हैं। श्यामपट्ट सारांश में हम लोग वही चीज़ लिखना होता है जो हमें बच्चों को बताना रहता है। जैसे हमने इसमें 4 युद्धों के बारे में वर्णन कर दिया है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता था और कौन हारा था। ये हो गया हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी निरीक्षण एवं निर्देशन। ठीक है, निरीक्षण एवं निर्देशन में छात्राध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका पर लिखने के लिए कहेगा और स्वयं पूरी कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे एवं आवश्यकतानुसार उचित निर्देश भी देंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में उसी से संबंधित होता है जो आपने पढ़ाया है। और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद जैसे इसमें है, पुनरावृत्ति प्रश्न में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया, गाजी की उपाधि धारण किसने की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बाबर से संबंधित है। जो हमने पढ़ाया उसी को पुनरावृत्ति प्रश्न में डाल दिया जाता है। ठीक है, गृह कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे बच्चों को आसान लगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे दीजिए, सही गलत का निशान दे दीजिए, या मिलान करे दे दीजिए। मतलब जो आसानी से हो उसे बच्चों को दिया जाता है कि ताकि बच्चे का उसमें मन लगा रहे। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने लिखा है सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर ने खानवा युद्ध में राणा सांगा को, इसमें सही गलत का निशान बच्चे द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य बस दे दिया जाता है, इसमें आपको सही और गलत का निशान नहीं लगाया जाता है। इस प्रकार हमारा एक पाठ योजना खत्म। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी पाठ योजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।